नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। अब से ठीक 36 घंटे बाद ईवीएम खुलेगा, काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन नतीजों से पहले ही बहुत बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी महासर्वे में बंपर बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनती दिख रही है। अब से बस कुछ देर पहले एक्सिस बाय इंडिया ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक महायुति को 178 से 200 सीटें मिल सकती हैं। महाअघाड़ी गुट को 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। अकेले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 98 से 107 सीटें मिल सकती हैं। शिंदे शिवसेना 53 से 58 सीटें जीत सकती है। अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। महाअघाड़ी गुट में कांग्रेस 28 से 36 सीटों के बीच रह सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक ठाकरे गुट की शिवसेना को 26 से 32 और शरद पवार की एनसीपी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। काउंटिंग से पहले के आखिरी महासर्वे के मुताबिक महायुति का वोट शेयर 48% तक जा सकता है। महाअघाड़ी 37% वोट पर रुक सकती है। एग्जिट पोल का आंकड़ा जो बता रहा है, अगर वो 23 नवंबर को सटीक साबित हुआ तो तय मानिए प्रचंड बहुमत के साथ मोदी महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बना सकते हैं। हरियाणा के बाद राहुल गांधी की एक और करारी हार हो सकती है। क्या नतीजों से 36 घंटे पहले ही महाराष्ट्र का रिजल्ट आउट हो चुका है? क्या काउंटिंग शुरू होने से 2163 मिनट पहले ही पता चल चुका है कि महाराष्ट्र में सरकार कौन बना रहा है? हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। महायुति की सरकार बनने जा रही है। एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर एमवीए की सीटें आएंगी। हमारी मार्जिन दुगनी से ज्यादा रहेगी। मैं बहुत ज्यादा वोट जीतूंगा। इस बार भी कॉन्फिडेंट है और इस बार भी जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र को मिलने वाली है। महाराष्ट्र की जनता और एक बार महायुति को एक हैट्रिक देंगे। महाविकास आघाड़ी इज वेरी कॉन्फिडेंट इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। महायुति सरकार स्थापित कर रही है। पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत आएगा। वो 160 के ऊपर महाविकास आघाड़ी चली जाएगी। हम जीतेंगे, महाअघाड़ी जीतेगी, महायुति जीतेगी। यह स्क्रिप्ट तो हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई जीत के दावे कर रहा है, मगर 23 नवंबर को जीत कौन रहा है, इसका जवाब कुछ फैक्ट्स में है। अब की बार महाराष्ट्र में 30 साल का ट्रेंड टूटा है। 1995 के बाद पहली बार वोटर टर्नआउट 65% से ऊपर गया है। इस बार महाराष्ट्र का वोटर टर्नआउट रहा 65.11%, जो 2019 के विधानसभा चुनाव से करीब 4% ज्यादा है। इस बार महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। 9 करोड़ में से 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपना वोट दिया। सवाल यह है कि इन 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अब की बार किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में सील किया। महाराष्ट्र के नतीजों का एक आइडिया एग्जिट पोल्स ने दे दिया है। महायुति को 23 नवंबर वाला ग्रीन सिग्नल दे दिया है। महाअघाड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 9 में से 5 एग्जिट पोल्स के मुताबिक महायुति सरकार बना रही है। 9 में से 8 एग्जिट पोल्स का औसत निकालने पर पता चल रहा है कि महायुति इस बार बहुमत से 6 सीट ज्यादा यानी कुल 150 सीटें जीत सकती है। महाविकास आघाड़ी 125 सीटों पर थम सकती है। अन्य दलों के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही हुए तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी मोदी का मैजिक चल गया। लेकिन नतीजों से पहले मोदी के दुश्मन अब एक नई पैंतरेबाजी करने लगे हैं और इस पैंतरेबाजी के लिए उन्हीं मौलाना सज्जाद नोमानी को मैदान में उतारा गया है, जो वोटिंग से पहले वोट जिहाद वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। और अब वही मौलाना सज्जाद नोमानी एक नई स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। अब मशीनें स्ट्रांग रूम में रख दी गई होंगी। उनके तमाम वर्कर्स से जैसे ही एग्जिट पोल्स के नंबर आए, उसमें महाअघाड़ी की हार दिखी। मौलाना ने आनंद फानन में एक नया वीडियो बनाया। ईवीएम की पूरी हिफाजत करें। वो तमाम मशीनें जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, उसे अपने YouTube अकाउंट से जगह जगह फैलाया। उनके साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जाए। और नैरेटिव क्या दिया? नैरेटिव दिया, जनता के वोटों की हिफाजत है जरूरी, ताकि 23 नवंबर की काउंटिंग से पहले ना हो वोटों की चोरी।
महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन पूरा हुआ, अब मशीनें स्ट्रांग रूम में रख दी गई होंगी या रखी जा रही होंगी। मेरी तमाम कैंडिडेट से, उनके तमाम वर्कर्स से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम पार्टियों के लीडरों से ये अपील है कि प्लीज़ अभी आपकी मेहनत के 2 दिन और बाकी हैं, 2 दिन और 2 रातें। स्ट्रांग रूम में मशीनों की हिफाजत के लिए मैंने पहले भी आपकी तवज्जो दिलाई थी। आप एक बार फिर मैं इस दरख्वास्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आप प्लीज़ इस मामले को लाइटली न लें और ईवीएम की पूरी हिफाजत करें। वो तमाम मशीनें जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं वो बिल्कुल महफूज रहें, उनके साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके, उनमें कोई बदलाव न किया जा सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ ये बात किसी पार्टी की मुखालिफत में नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों का चुनाव पर से विश्वास ख़त्म न हो। ये चीज़ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदेह हो। इस मौके पर मैं महाराष्ट्र और झारखंड के प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ तक मुझे इत्तला है, दोनों स्टेट्स में बहुत ही पुरअमन और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव पूरा हुआ। कहीं से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं खड़ा हुआ। मौलाना नोमानी वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के मुसलमानों को मोदी के खिलाफ, महायुति के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मोदी को ही चुना, मौलाना को नहीं चुना। तो अब वही मौलाना नोमानी वोटिंग खत्म होने के बाद 23 नवंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले एक नया प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। लोकसभा में जो हुआ, लोकसभा में फतवा निकाला गया, लोकसभा में लोगों को गुमराह करने का काम किया, लोकसभा में मुस्लिम समाजों को डराने का काम किया, लोकसभा में बौद्ध समाज को डराने का काम किया। तो मुझे लगता है वो एक बार आप डरा सकते हो, एक बार लोगों को गुमराह कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। तो इस बार इस विधानसभा चुनाव में लोगों ने वो सभी बातें बाजू में रखकर लोग बड़ी तादाद पर नीचे उतरे वोट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, लोग बड़ी तादाद पर नीचे आए और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि लोगों ने महायुति की सरकार फिर से बनने के लिए बड़ी तादाद पर मतदान किया। ईवीएम के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव अभी से बनाया जाने लगा है। अब मौलाना साहब ईवीएम के नाम पर उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं, डरा रहे हैं। राहुल, पवार और ठाकरे के कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए भड़का रहे हैं। स्ट्रांग रूम की किलेबंदी करके मोदी के खिलाफ नाकेबंदी की यह स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मौलाना ने महाअघाड़ी की पार्टियों के लिए फरमान जारी किया है। कहा है ईवीएम की पहरेदारी करो, 8-8 घंटे की शिफ्ट में अपने लोगों से काम करवाओ, स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सड़क को घेर लो, सबकी चेकिंग करो, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, सबकी पूछताछ करो। हमने जिन तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों के हक में अपनी राय भेजी है, उन लीडरों से भी और एक एक कैंडिडेट से, एक एक उम्मीदवार से मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों का काम उस दिन खत्म नहीं होगा जिस दिन के वोट पड़ जाएंगे। आप इस गलतफहमी से निकलिए जिसमें आप में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं कि हमारा काम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने तक हमको जरा आराम करने का मौका मिलता है। हम बहुत थक जाते हैं
इलेक्शन से पहले की मेहनतों में। नहीं, आप अपनी एक टीम तैयार रखिए, अलग ताजा दम, चाहे उसको 24 घंटे 48 घंटे पहले आराम देना पड़े। जो इलेक्शन के दिन के शाम से लेकर काउंटिंग की आखिरी ऐलान तक 24 घंटे वो पहरेदारी करें, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कहते हैं, उसको बदला जा रहा है। पहले दूर बैठकर मशीनों में हैकिंग होती थी, अब उससे काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका काउंटर ढूंढ लिया गया, तो अब मशीनों को बदला जा रहा है। पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम, जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है, वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक, उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। तमाम उम्मीदवार और तमाम पार्टियों के सरबराह मेरी इस बात पर तवज्जो देंगे तो उन्हीं को फायदा होगा, ध्यान नहीं देंगे तो उन्हीं को नुकसान पहले होगा। 4-8 घंटे की ड्यूटी लगाकर अपने वर्कर्स को स्ट्रांग रूम के चारों तरफ आने वाली सड़कों पर 24 घंटे पहरेदारी पर लगा देना पड़ेगा। कोई गाड़ी जो स्ट्रांग रूम के अंदर जा रही हो, वो उम्मीदवार या उनके तस्लीम शुदा वर्कर की चेकिंग के बगैर स्ट्रांग रूम में न घुसने पाए। ये बिल्कुल किया जा सकता है, और कई जगह पर यूपी में मैं इसको करवा चुका हूं। हर 8-8 घंटे पर अपने नौजवान खड़े कीजिए और चारों तरफ की सड़कों पर खड़े कीजिए। कोई गाड़ी आ रही हो, रुकवाइए, उसको चेकिंग कीजिए क्या जा रहा है उसमें। और स्ट्रांग रूम से जो गाड़ी बाहर निकले, छोटी हो या बड़ी, उसको भी रुकवाइए और चेक कीजिए कि उसके अंदर से क्या निकाला जा रहा है स्ट्रांग रूम के अंदर से। महाअघाड़ी को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम चाहे 23 नवंबर की सुबह तक नॉन स्टॉप कितनी भी पहरेदारी कर ले, नतीजों से पहले का फैक्ट तो यही है कि अब की बार वोटर टर्नआउट में इजाफा सीधे सीधे यही संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की महायुति ही आ रही है। और यह समझने के लिए आपको 1995 का आंकड़ा देखना होगा। 1995 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 71.7% वोट पड़े थे और उस वक्त बीजेपी ने 56% के स्ट्राइक रेट से 65 और शिवसेना ने 43% के स्ट्राइक रेट से 73 सीटें जीती थी। ये वो चुनाव था जब महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तब बीजेपी और शिवसेना की आंधी में कांग्रेस का किला ढह गया था। ऐसे में सवाल है कि जब 1995 में 71.7% वोटिंग के बाद शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी, तो क्या 30 साल बाद 2024 में 65.11% वोटिंग होने से फिर से महायुति सरकार बना लेगी? लोगों ने प्रतिशत अच्छा दिया है, लोगों ने वोटिंग बढ़ाकर की है। इस बार पोल परसेंटेज अगर आप देखोगे, वोटिंग परसेंट देखोगे तो वो बढ़ गया है। तो ये सकारात्मक चीज़ है और इसे लोकशाही के लिए और संविधान ने दिए हुए मैंडेट का पालन हो रहा है। हर एक को स्वातंत्र है ये सोचने का ये एग्जिट पोल सही है या गलत है, तो 23 तारीख को पता चलेगा। महाराष्ट्र में तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। महायुति की महाविजय होने जा रही है। देखिए, हमारे ये जो प्रमुख नेता हैं जिनने जमीन पर काम किया है, ये सबसे बड़े सर्वेयर हैं और सब अंतरात्मा से
ये महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सरकार में लाने के लिए जनता ने वोट किया है, तो निश्चित तौर पर हम सरकार बना रहे हैं। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता और एक बार महायुति को एक हैट्रिक देंगे, थर्ड टर्म देंगे, ताकि महायुति सरकार उनकी अधिक सेवा कर सके। बहुमत मिलेगा पूरी तौर बहुमत मिलेगा, इस बात पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जोड़ तोड़ की नौबत नहीं आएगी? नहीं, एक क्लियर इंडिपेंडेंटली या छोटी छोटी पार्टियां? क्लियर बहुमत, स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की जनता महायुति सरकार को एक बहुमत दे रही है, इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है। एक तो जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, उससे लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं हुआ, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नेचुरल था और इससे जागृति भी आ गई। बहुत सारे संगठन जो पॉलिटिक्स से अलग थे वो एक्टिव हो गए, तो इसका भी एडवांटेज जरूर मिलेगा। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 58 से 62 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं। ये वोट किस पाले में गए हैं, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है। वोटिंग वाले दिन आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने महाआघाड़ी की टेंशन पहले से बढ़ा रखी है और अब गुरुवार शाम आए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी महाआघाड़ी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मुंबई रीजन की 36 सीटों में से महायुति 22, महाआघाड़ी 14 सीटें जीत सकती है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कोंकण और ठाणे रीजन की 39 सीटों में से महायुति 24, महाआघाड़ी 13 और अन्य 2 सीटें जीत सकते हैं। मराठवाड़ा रीजन की 46 सीटों में से महायुति को 30, महाआघाड़ी को 15 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ महाराष्ट्र की 47 सीटों में से महायुति को 38 सीटें मिल सकती हैं। महाआघाड़ी इस रीजन में 7 सीटों के साथ सिंगल डिजिट में सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्टर्न महाराष्ट्र की 58 सीटों में से महायुति को 36, महाआघाड़ी को 21 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक विदर्भ रीजन की 62 सीटों में से महायुति को 39, महाआघाड़ी को 20 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का फाइनल फिगर कह रहा है कि महायुति 178 से 200 सीटें जीत सकती है, महाआघाड़ी 82 से 102 सीटों पर अटक सकती है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में महायुति का वोट शेयर 48%, जबकि महाआघाड़ी का वोट शेयर 37% तक रह सकता है। गुरुवार को आए इस एग्जिट पोल ने भी क्लियर कर दिया है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के वोटर्स ने भी राहुल की बातों को अनसुना कर दिया है और मोदी को ही चुना है। और अब महाआघाड़ी के नेता 23 नवंबर के लिए बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह हरियाणा के तमाम एग्जिट पोल्स फेल हुए थे, जिस तरह एग्जिट पोल्स में कांग्रेस जीतकर असली नतीजे वाले दिन हार गई थी, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी हो जाए। राहुल ठाकरे और पवार सोच रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में तो महायुति जीत रही है, काश 23 नवंबर को असली नतीजे वाले दिन ये एग्जिट पोल्स भी फेल हो जाएं। देखिए क्या होता है एग्जिट पोल, किसने किया एग्जिट पोल। देखिए लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है, लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले। क्या हुआ आप देखिए, 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। हम और हमारे सभी साथी, छोटे छोटे दल जो है, शेका पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लेफ्ट के लोग हैं, हम सब मिलकर हमारे पास सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। हम 160 या 165 तक सीटें जीत रहे हैं। महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, झारखंड तो मैं खुद ही आया हूँ। एग्जिट पोल पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गयाना की संसद को संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने
कोरोना का वो दौर देखा है जब हर देश अपने अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के 150 से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन शेयर की। मुझे संतोष है कि भारत उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां जहां युद्ध की स्थिति आई, भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की। नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक जहां जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार है। हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम रिसोर्सेज पर कब्जे की, रिसोर्सेज को हड़पने की भावना से हमेशा हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सेंटर स्टेज देंगे। साथियों, भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर
अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव और संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति करने का प्रयास किया है, लेकिन कई देशों ने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है। साथियों, भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज बहुत ही जरूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की अवेकनिंग का समय है। ये समय हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका देख रहा हूं। साथियों, यहां अनेक विमेन मेंबर्स मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर ग्रोथ को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं, सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है। लेकिन 21st सेंचुरी में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने विमेन लेड डेवलपमेंट को एक बड़ा एजेंडा बनाया था। साथियों, भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही है। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5% महिलाएं हैं, जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15% महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में
फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्टेम ग्रेजुएट्स में 30-35% ही विमेन है। भारत में ये संख्या 40% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉडीज हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानी 1.45 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं गयाना की कुल आबादी से भी करीब करीब 2 गुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में इंडिया कैरिकॉम समिट का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथियों, गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो, भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई फेरी हो, एयरक्राफ्ट हो, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए। साथियों, डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और भारत अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारे बिजनेसेस गयाना में और अधिक इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी यूथ कैपिटल है। भारत में क्वालिटी एजुकेशन
और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है, भारत को गयाना के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को होस्ट करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना के सांसद के माध्यम से गयाना के युवाओं को भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। कोलैबोरेट ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हम अपने युवाओं को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हम क्रिएटिव कोलैबोरेशन के जरिए ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। साथियों, गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था कि हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक, हमारा वर्तमान हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा। मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू एकता की यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। हिंदू एकता की बाबा बागेश्वर की यात्रा पूरे देश में चलती रहेगी। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचेगी। ये यात्रा सिर्फ 12 महीने नहीं चलेगी, 24 महीने चलेगी। कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, इस रिपोर्ट में समझिए। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। हर हाल में हमें जात पात को मिटाना है, हर हाल में हिंदुओं को जगाना है, हर हाल में सामाजिक समरसता लाना है। सबसे पहले हिंदू वोट की काउंटिंग शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर ने दिखा दिया हिंदू वोट की ताकत क्या है। ये हिंदू एकता का ट्रेलर है। ये सिर्फ बाबा बागेश्वर के भक्त हैं। अंदाजा लगाइए, जब सारे साधु संत ऐसे ही हुंकार लगाएंगे तो हिंदू एकता की पिक्चर क्या होगी। 15 मिनट का डर दिखाने वाले क्या 5 मिनट भी टिक पाएंगे? सनातन का अपमान करने वाले क्या कर पाएंगे? जात पात में बांटने वाले क्या टिक पाएंगे? तुष्टीकरण की राजनीति क्या चल पाएगी? काशी मथुरा के लिए क्या इंतजार करना पड़ेगा? और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
बाबा बागेश्वर 9 दिन की सनातन एकता यात्रा पर इसलिए निकले हैं ताकि हिंदुओं को तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित किया जा सके और जोड़ने वाली ताकत का मार्ग मजबूत किया जा सके। देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे, ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे। तो ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, वो देखो उबाल तुम हिंदुओं का। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में पहले दिन जो जोश दिख रहा है वो विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। तेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के नाम लगा के नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का। बाबा बागेश्वर की यात्रा का पहला चरण 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगा। छतरपुर से ओरछा तक यात्रा 9 दिन में पूरी होगी। 160 किलोमीटर की यात्रा में बाबा बागेश्वर का काफिला रोजाना 20 किलोमीटर चलेगा। बीच बीच में बाबा बागेश्वर गांव देहात में पड़ाव डालेंगे और जात पात की कुरीतियों को खत्म करने के लिए सबको गले लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे लहराते हुए ये हजारों झंडे और पुलिस की बैरिकेडिंग, साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे। ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है, ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहाँ पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए चारों तरफ, आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए, दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर तो पहाड़ पे भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। आप चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका हाँ, और ये नंगे पांव। जब भी पदयात्रा होगी हम तब यह पादुका प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हमने अपने जीवन का तो एक हिसाब से त्याग ही कर दिया, हमारा कोई अपना सिद्धांत बचा नहीं। हमारी सिर्फ हिंदुओं से एक ही अपील है कि अभी नहीं जागे कभी नहीं जाग पाओगे। हमें तुमसे न दान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न मान चाहिए, हमें तो इस देश के हर दिल में सिर्फ भगवान चाहिए। बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा में हिंदुओं को समझा रहे हैं, एक रहोगे तो लैंड जिहाद नहीं होगा, मतलब जमीनों पर कब्जा नहीं होगा। एक रहोगे तो मजार जिहाद नहीं होगा, मठ मंदिरों पर कब्जे नहीं होंगे। एक रहोगे तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ती रहेंगी। बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। बाबा बागेश्वर 29 तारीख को ओरछा के राम राजा मंदिर प्रांगण में दोपहर 2 बजे हिंदुओं के विशाल जनसमूह को जात पात छुआछूत मिटाने का संकल्प दिलाएंगे। इसके बाद अगली यात्रा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए निकालेंगे। बाबा का मैसेज लाउड एंड क्लियर है,
हिंदू एक हुए तो मथुरा काशी दूर नहीं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुवीर। इतने के बावजूद भी इस देश में हमें अपने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक लड़ना पड़ा।